वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 12th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम 12th क्लास स्टूडेंट की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको कभी कभी कुछ चीजें बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, आप कई बार काम करेंगे, कई बार असफलताएं मिलेंगी, लेकिन आपको हमेशा प्रयास करना है, हिम्मत के साथ काम करना है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी 25 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब मुझे फिर से उतनी ही मेहनत करनी है जितना कि पहले की थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हम अपनी यहाँ प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि किसी चीज को कंटिन्यूटी में लाना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आपका डेडिकेशन बहुत मायने रखता है। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें जो सेट पढ़ना है वो सेट नंबर 6 है और सेट नंबर 6 में ईयर 2020 चल रहा है। चलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले 5वें का घ देखना है। देखिए आराम से समझेंगे। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। देखिए बायोगैस के उत्पादन के लिए जो सूक्ष्म जीव बेटा होते हैं वो सूक्ष्म जीव हैं एसिटोबैक्टर, मेथेनो एसिटोबैक्टर बेसिकली। एसिटोबैक्टर, मेथेनो एसिटोबैक्टर और सल्फर बैक्टर कई हद तक ये सब मिल करके बायोगैस का निर्माण करते हैं। ये ठीक है, ये सब मिल करके बायोगैस का निर्माण करते हैं। महत्व तो क्या है सबसे ज्यादा कि सूक्ष्म जीव मिल करके क्या करते हैं, बायोगैस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, बायोगैस का अभी कहाँ कहाँ बायोगैस का निर्माण करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, मेथेनो एसिटोबैक्टर, सल्फर बैक्टीरिया बायोगैस के निर्माण में यूज होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो जैव ईंधन में यूज होते हैं। देखिए बायोगैस जो होती है वो गोबर गैस जिसे बोलते हैं। ठीक, गोबर के निर्माण से इनका प्रयोग होता है, तो जैव ईंधन के रूप में ये काफी ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अपने आप में ये सब हेडिंग है बेटा। ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो जैव ईंधन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैव रासायनिक ईंधन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है कि ईंधन के रूप में इसे यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा कि इससे प्रकृति में कोई नुकसान नहीं होता है। कोई नुकसान नहीं होता। सबसे ज्यादा ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैव उर्वरक के रूप में भी काफी ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जैव उर्वरक के रूप में इनका प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता है। तो अब जैसे कृषि में ठीक फसल उत्पादन के लिए, ठीक उत्पादन के लिए ठीक उच्चतम प्रकार की किस्म के निर्माण के लिए बीज की, फसल की, तो इन सब के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग किया था। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि खाद्य पदार्थों को पकाने हेतु भी ठीक बायोगैस के रूप में गोबर जो होती है जैव ईंधन का प्रयोग है। तो खाद्य पदार्थों को पकाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। देखिए आगे की अगर हम बात करें तो देखिए आपको दिया है ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर सबसे टिप्पणी लिखिए और उसमें दिया मच्छरों के द्वारा जनित मानव रोग तथा रोकथाम। देखिए मच्छरों के द्वारा जनित रोग मलेरिया होता है। ठीक है, अब मलेरिया के फैलने के स्रोत क्या होते हैं?
देखिए आसपास के माहौल में या वातावरण में ठीक कूड़ा करकट आदि ना फैला हो, क्योंकि इसी पे मच्छर फैल करके क्या पड़ाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जितने जल स्रोत होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि जो जल में होता है, अगर मच्छर है तो अगर उन्हें एक्स दे दिया, अगर उन्हें पी लिया तो उससे भी ये डिसीज होती। तो जल कैसा हो, गंदा ना हो, ठीक है। जल कैसा हो, अगर जल गंदा है तो इससे भी मलेरिया फैलेगा बेटा। बस है, आसपास के माहौल में अगर गंदगी हो, वातावरण में क्या हो, गंदगी हो, तो इससे भी फैलता है बेटा। अच्छा, अब इसके अगर हम बचाव की बात करें, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए बचाव में? आसपास के माहौल में कूड़ा करकट नहीं फैलना, कूड़ा करकट ना फैलाएं, कूड़ा करकट को ना फैलाएं, ठीक है। जल को दूषित ना करें, ये सब हेडिंग के रूप में लिखना है आपको सारी चीजें, ठीक है, ये भी हेडिंग के रूप में। और उसके बाद आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, वातावरण को क्या रखें, साफ रखें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए लक्षण ये है कि आपको तेज ज्वर आएगा, ठीक, सर दर्द होगा, ठीक, बदन दर्द होगा, उसके साथ साथ आपके हाथ और पैर में अत्यंत पीड़ा होगी, हाथ तथा पैर में अत्यंत पीड़ा होगी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उपचार क्या करेंगे? देखिए उपचार में आपको क्या करना है कि उपयुक्त सारी सावधानियों को या बचाव से बचें, सारे बचाव को क्या करें, पालन करें, दूषित जगह से बचें, आसपास के माहौल को साफ रखें, बेटा। तीसरा, कोई भी संक्रमण होने से एक डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर की परामर्श लें, बात समझा रही? तो ये और प्रॉपर दवा लें, मेडिसिन लें, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें। आगे देखिए, देखिए आपसे कह रहा है कि जीन क्लोनिंग क्या होती है। देखिए किसी जीव के जीन खंड, ठीक, या केंद्रक, ठीक, को हटाकर नए प्रकार के जीन खंड को प्रत्यारोपित करना, या उससे बना जीव जीन क्लोनिंग कहलाता है, क्लोन से बनता है, ठीक है, ठीक। या दोष पूर्ण जीन को हटा करके दोष मुक्त जीन को लगाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। इसके देखिए एग्जाम्पल क्या है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये ले सकते हैं, जैसे कि किसी बीज के निर्माण के लिए कई सारे जीन का आज निर्माण हो रहा है और पर्टिकुलर वो जीन काम करता है। जैसे नेफ जीन का आपने नाम बहुत सुना होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करता है, जिससे जैव उर्वरक क्षमता बढ़ती है। ठीक उसी तरीके से सभी में ये चीजें होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीवों के वृद्धिवर्धक कारक वाले जीन को भी इस तरीके से बनाया जा रहा है, तो जीन क्लोनिंग। और कई हद तक जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं, ठीक है, तो उनका भी जीन का स्थानांतरण होता है। आप चाहें तो यहाँ पे डॉली का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जीन के प्रत्यारोपण से ही जो डॉली का निर्माण हुआ था। इस तरीके से आप बताएंगे डॉली के बारे में यहाँ पे, ठीक। हालांकि वो थोड़ा सा हट करके है, लेकिन आप इसमें आप कुछ दूसरी तरीके से बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आज की मेहनत डबल हो गई है आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सीखने को मिला, जीवन पर्यंत सीखना चाहिए। सो आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई होगी। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।